नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए जयश्री रॉय जी की लिखी कहानी स्वप्न दंश। थोड़ी देर पहले आईने सी चमचमाती पहाड़ की चोटी एकदम से बादलों की स्याह भारी परतों से घिर गई थी और फिर पानी उतरा था तेज धार में, मोटी मोटी सघन बूंदों की मटमैली चादर। पलक झपकते कई पहाड़ी नाले जादू की तरह यहां वहां से फूट निकले थे। हवा की गति इतनी तीव्र कि लग रहा था देह से सर गिरा देगी। सांस लेना भी कठिन लग रहा था। पूरा पहाड़ सनसनाती चिंगारती हवा की धमक से भर गया था। इसके साथ उतर आया था काले धुएं सा पारदर्शी अंधकार। शाम देखते ही देखते गिरी थी। सघन ताजा हरियाली थोड़ी ही देर में काही रंग में तब्दील हो गई थी। आतसी पूरी तरह भीग गई थी। साथ में छतरी या रेनकोट कुछ भी नहीं। पहाड़ के मौसम के बारे में जानती है, फिर भी इस तरह निकल आई, वो भी शाम घिरने से ऐन पहले। श्यामल उस समय सो रहा था। उसे भी नहीं बताया कि निकल रही है। फोन जानबूझकर गेस्ट हाउस में छोड़ दिया था। बस खुद को पीछे छोड़ नहीं पाई, ढोकर लाना पड़ा। इस रूह को जिस्म इस तरह लगा है कि मन की बात बस ये थी कि वह खो जाना चाहती थी, कुछ इसी तरह। मगर अब घबराहट हो रही है। आसपास के सारे लोग बारिश के साथ ही जाने कहाँ अदृश्य हो गए। एक मोटे स्याह कंबल से आपाद मस्तक मुड़ा हुआ सारा पहाड़ी परिदृश्य, तेज हवा और गरज के साथ एक सार बरसता पानी और तीखी घाटियों में उमड़ घुमड़ कर उठते बादलों के अनवरत रेले। वो टटोल टटोल कर चलती रही थी, जाने किस तरफ। इस निविड़ अंधकार के जंगल में चुपचाप खड़ा नहीं रहा जा सकता था। याद है आते हुए मुख्य सड़क से वह एक संकरी पगडंडी पर उतर आई थी। मगर अब कुछ समझ नहीं आ रहा। दिशाएं गड़बड़ हो गई हैं। हर तरफ अंधकार की ऊंची घनी दीवारें और पानी का तेज शोर। शायद पास ही कोई झरना या नाला बह रहा है। दूर कहीं घाटी में गिरते पानी की धमक हर तरफ छाई हुई है। इस आंधी तूफान और पूरी देह में सांप के खाल से लिसलिसाते डर के बीच आतिशी को अपना पुराना सपना याद आता है। वह खो जाना चाहती थी हमेशा से, ठीक जैसे आज। व्यवस्थित जीवन जिसमें सब कुछ तय हो, सुनिश्चित और सुरक्षित, उसे उबाता था। मगर विडंबना यह कि उसे हमेशा यही मिला, सब कुछ थाल पर परोसा, सजा हुआ, एक पिक्चर परफेक्ट जीवन। वह सबकी प्रिय है। जिधर देखो प्यार, संपन्न माँ बाप की इकलौती संतान, सुंदर पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल। फिर श्यामल उसका पति, दोनों हाथ से प्यार लुटाने वाला। कोई अभाव नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं। वही पिक्चर परफेक्ट जीवन। वह ऊब गई, प्योर बोर। अभाव से इच्छाएं जन्मती हैं। उसके पास कोई इच्छा नहीं। कुछ मांगने से पहले ही उसे सब मिल जाता है। वह अक्सर अपने आलीशान बंगले की खिड़की पर खड़ी आते जाते लोगों को देखकर सोचती है, भूख का स्वाद, दुख का रंग कैसा होता है। टीवी अखबार में कैसा घमासान मचा है, लोग चिल्ला क्यों रहे हैं। वह चांद के हिंडोले पर बैठी है। एक बार अपनी चप्पलें उतार कर जमीन पर पांव रखना चाहती है, चलना चाहती है ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर। अपनी सोच में डूबी उसने अचानक महसूस किया था, बारिश जाने कब रुक गई है। अब बस हल्की झीसी पड़ रही है। पूरा जंगल झिंगुरों की आवाज से भर गया है। बादलों के पार कहीं चमकते चांद की मध्यम रोशनी में घाटियों में लाखों जुगनू जल बुझ रहे हैं। उनकी तरफ देखते हुए आतिशी को अपना डॉल हाउस सा सजा हुआ घर याद आता है। मन में वर्षों से मोटी काई की परत सी जमी ऊब और पसरती है। पिंजरे को कभी किसी पंछी ने अपना घर माना है। आकाश का शून्य ही उसका आखिरी ठौर है। उसके कंधों पर भी 2 पंख थे, किसी ने देखा ही नहीं। आज पहली बार वह अपने आकाश में आई है, जमीन पर उतरी है। वह खो गई है, भयभीत है। उसका कोई घर नहीं, आश्रय नहीं। उसे भूख लगी है, थकान है। इट्स लाइफ। आज वह इच्छा कर सकती है, सपने देख सकती है, कुछ मांग सकती है। वह अपने ठंड से शून्य पड़ गए हाथों को आपस में रगड़ती है, जाने भय से कि खुशी से। उसकी देह में अनायास झुरझुरी फैल जाती है, जैसे कोई नागिन अभी अभी उसे डसकर
पलट गई हो तो रोमांच इसे कहते हैं। सामने कोई गांव था, शायद 8-10 घर, बिखरे और बेतरतीब, म्लान चांदनी में गुम और ऊँघते हुए से, जैसे अपने पंखों में मुंह छुपाए भीगे क्लांत पंछी। पहले घर का दरवाजा आतिशी ने संकोच के साथ खटखटाया था। उसी के झरोखों से रोशनी दिख रही थी, शायद भीतर कोई जगह हो। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला था और उसकी बात सुनकर दरवाजे की एक तरफ सरक कर उसे भीतर आने दिया था। भीतर घुसकर आतिशी ने उस आदमी को ताक पर जल रही मोमबत्ती की पीली रोशनी में ठीक से देखा था। एक खूब लंबा चौड़ा गहरा सांवला आदमी, सिगरेट से जले हुए होठ, कंधे तक लंबे उलझे बाल पोनीटेल में बंधे हुए, उम्र 35-40 के आसपास। बहुत बेरुखी से कहा था, वह यहाँ अकेला रहता है। अगर इस बात से उसे कोई आपत्ति न हो तो रात को वहाँ ठहर सकती है, मगर अल सुबह उसे जाना पड़ेगा क्योंकि मुंह अंधेरे उसे शिकार के लिए निकलना है। सुनकर आतिशी उल्टे पांव लौट जाना चाहती थी, मगर बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई थी। इस आंधी पानी में जाए भी तो कहाँ, उसके पास चुनने का विकल्प नहीं। कुछ सोचकर वह ठहर गई थी। उस आदमी ने बिना और कुछ कहे कमरे में बिछे एक तख्त पर बिस्तर डाल दिया था और एक मर्दाना कुर्ता थमाते हुए उसे बेरुखी से कहा था, अगर बाथरूम जाना हो तो पीछे के बरामदे में दाहिनी तरफ है। बिना कुछ कहे उसने उसके हाथ से कपड़ा ले लिया था। इन भीगे कपड़ों में कुछ देर और रही तो हाथ पैर जम जाएंगे। बाथरूम से लौटते हुए उसने कोने में रखे टेबल पर एक औरत की तस्वीर देखी थी। शक्ल, सूरत और पहनावे से कोई आदिवासी लग रही थी। बगल में एक बच्चा भी था। शायद उसकी सवालिया नज़र को समझकर उस आदमी ने अचानक बदली आवाज में कहा था, ये मेरा परिवार अब नहीं है। आतिशी ने सुनकर कुछ नहीं कहा था, पूर्ववत देखती रही थी। उसने फिर कुछ रुककर कहा था, कोई नरभक्षी उठा ले गया इन्हें ऐसी ही एक रात में। तराई की तरफ से उठाया था। सुना फिर एक दक्षिण की तरफ वाली गुफा के आसपास देखा गया है। कुछ मवेशी भी गायब हुए हैं। सुनकर आतिशी सिहरी थी। यहाँ आदमखोर भी हैं। वह मुड़कर अपने काम में लग गया था। अक्सर तराई के जंगलों से उठाते हैं। अब तक कितनों को मार चुका। हत्यारा है ये जंगल। भीतर ही भीतर थरथराती वह चुपचाप बैठकर उसे सामने के बरामदे में अपनी बंदूक साफ करते हुए देखती रही थी। यह एडवेंचर तो कुछ ज्यादा ही हो गया। उधर बात खत्म करते ही जैसे वह उसकी उपस्थिति एकदम भूल चुका था, उसकी तरफ पीठ फेर कर तल्लीनता से अपने काम में लग गया था। जाने कितनी देर बाद आतिशी ने डरते हुए कहा था, सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर देर तक उसने कोई जवाब नहीं दिया था। अपने काम में पूर्ववत लगा रहा था। आतिशी धीरे धीरे अपमान और गुस्से से भर उठी थी। ऐसी भी क्या बेरुखी, एक मेहमान से पानी के लिए पूछने की भी तमीज नहीं। अपना काम खत्म कर उसने चीजें समेटी थी। फिर अंदर से एक सूखी रोटी और कटोरे में थोड़ा मधु ले आया था। घर में कुछ नहीं, अगर ये खा सकें तो। उसकी बात खत्म होने से पहले ही आतिशी ने उसके हाथ से रोटी झपट कर खाना शुरू कर दिया था। तो भूख इसे कहते हैं। रोटी का स्वाद ऐसा होता है। उसे इस तरह खाते हुए वह कुछ देर देखता रहा था। फिर बाहर के बरामदे में बिछी एक बेंच पर जाकर लेट गया था। मुझे सोना होगा, सुबह उठना है। पानी अभी बरस रहा था। तेज हवा के साथ छींटें छोटे से बरामदे में दूर तक आ रही थी। आधा बरामदा गीला था। बिजली चमकती तो उस आदमी की चौड़ी पीठ किसी इस्पाती ढाल की तरह कौंध उठती। उस तक भी पानी आ रहा होगा, इस तरह बिना बिस्तर चादर के लगभग भीगते हुए। उसने खुली खिड़की से देखते हुए संकोच के साथ कहा था, बरामदे में पानी आ रहा है, आप कैसे सोएंगे? अंदर आ जाते। सुनकर वह मुड़ा था। मोमबत्ती की सुनहरी लौ उसकी पुतलियों में कौंध उठी थी। हर हाल में, हर अभाव में जीना मुझे उस वन कन्या ने सिखाया था। आप यहीं के हैं? खुद को रोकते हुए भी आतिशी ने पूछ लिया था। नहीं, दिल्ली का। तो लौटे नहीं, यहीं बस गए? यहीं इसी घर के पीछे मंदा और छोटू जमीन के नीचे सोए हुए हैं। उनको छोड़कर जा नहीं सका। कहते ही जैसे वह एक अजनबी के सामने खुद को खोलने के एहसास से सकपकाया था और झट से करवट बदल ली थी। कल सुबह मैं आपको मेन रोड तक छोड़ दूंगा। सुनकर जाने क्या घटा था उसके भीतर। तो प्यार ऐसा होता है। अब तक तो प्यार का अर्थ था उसके लिए कैंडल लाइट डिनर, फूल, चॉकलेट, खूबसूरत कार्ड्स। वो लेट तो गई थी, मगर निश्चिंत होकर सो नहीं पा रही थी।
अजनबी माहौल का डर भीतर कहीं बना हुआ था, फिर चिंता भी। उसके ना लौटने से श्यामल पर जाने क्या गुजरी होगी। सारा शहर सर पर उठा लिया होगा, घर भी फोन किया होगा। हो सकता है मम्मी पापा यहाँ आने के लिए निकल पड़े हों। उसने आधे से अधिक जल चुकी मोमबत्ती की कांपती लौ में कोने में रखी उस औरत की तस्वीर को एक बार फिर देखा था, जिसका नाम शायद वंदा था। अनायास उसे उस साधारण औरत से ईर्ष्या सी हुई थी। कोई जोगी हो गया इसके लिए। क्या था उसके पास? ना रूप, ना रंग, ना ऐश्वर्य, मगर वह एक बार मुड़कर फिर उस अजनबी की पीठ की ओर देखती है। ये दीवार उसके लिए है, उसके यानी आतिशी जिंदल के लिए। उसे अपनी प्रशंसा में झिलमिलाती आंखें याद आती हैं, सामने सजे फूलों के गुलदस्ते याद आते हैं, और साथ ही कांटे की कसक की तरह याद आती है सामने मुंह फेर कर लेटे हुए इस अजनबी की अवज्ञा, अवहेलना। क्या एक बार भी उसने उसे सराहना भरी नजरों से देखा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने तो उसे जैसे नोटिस ही नहीं किया था। पहली बार भीतर कुछ दंश दे उठा था। एक औरत छटपटाई थी। शादी के बाद उसके सवाल के जवाब में श्यामल के कहे शब्द याद आए थे। तुम्हें क्यों पसंद किया? वेल, तुम आर्किटेक्ट, में सीए, परफेक्ट जोड़ी। फिर तुम्हारा ये आइवरी गोल्ड कॉम्प्लेक्शन मेरे बंगले के डेकोर से भी मैच करता है। श्यामल के आलीशान बंगले में सालों सेवा उन आइवरी गोल्ड डेकोर के बीच किसी पोर्सलिन डॉल सी सजी हुई है। श्यामल गर्व से कहता है, यू आर माई ट्रॉफी, माई गोल्ड मेडल। कई बार उसके दोस्त मजाक कर चुके हैं, जब तुम अपनी मस्कारा लगी पलकें झपकाती हो तब समझ आता है तुम डॉल नहीं, जिंदा इंसान हो। श्यामल के प्यार की कीमती निशानियों से उसका कवर्ड भरा हुआ है, मगर मन आज पहली बार आतिशी को एहसास हुआ, सामान से सिर्फ स्पेस भरा जा सकता है, भीतर का शून्य तो पाताल कुआं सा अंतहीन पड़ा है। यह रात क्या उसे निशेष करने ही आई है? बुझती बुझती मोमबत्ती की कांपती लौ में आतिशी जाने कितने अरसे पहले गुजर गई। एक गरीब औरत का वैभव देखती है। उसका घर, हर तरफ यत्न से सहेजी रखी उसकी स्मृतियां, आईने पर चिपकी बिंदियां, खूंट से टंगे चूड़ियों के गुच्छे, सूखे आलता की शीशी, ना होकर भी किसी के जीवन में होना। इस तरह के कुछ या किसी और के होने की गुंजाइश ही ना हो। अनायास उसके मन में अजीब सी चाह जागी थी, काश यह सब उसके पास भी होता। एक घर, एक मन जिसकी हर दीवार पर उसके ही हाथों के छापे हों। जब वह ना हो तब भी बस वही हो। मोमबत्ती अचानक बुझ गई थी। आतिशी उठकर धीमे कदमों से चलकर बरामदे में आई थी, मानो नींद में हो, और फिर कुछ देर अनिश्चय की सी स्थिति में खड़ी रहकर उस अजनबी की पीठ पर हाथ रखा था। वह शायद जागा ही हुआ था। आतिशी के छूते ही जैसे उसे बिजली लगी थी। तेजी से उसका हाथ झटकते हुए उसने दूसरी तरफ करवट बदल ली थी। आतिशी कुछ देर स्तब्ध सी खड़ी रहने के बाद बरामदे की सीढ़ियां उतर गई थी। हरे जंगलों के बीच बनाए छोटे छोटे मटमैले टापू रात भर हुई बारिश की गवाहियां दे रहे थे। वातावरण में अब भी बूंदाबांदी हो रही थी। सफेद स्लेटी बादलों के पीछे से जागती सुबह ने जैसे चारों दिशाओं को बैंजनी उजास से भर दिया था। वह आंखें बंद किए कुछ देर तक अपने जलते चेहरे पर पानी की ठंडी बूंदों को महसूस करती रही थी। क्षण भर को उसने पीछे मुड़कर घर के उस कोने की तरफ देखा जहां टेबल पर मंदा की तस्वीर थी। फिर मन ही मन कुछ बुदबुदाती हुई सामने संकरी पगडंडी की ओर चल पड़ी। तभी तेज आवाज के साथ संघन वन में बिजली चमकी थी। उसने देखा उस अजनबी पुरुष की उन्नत सावली पीठ उसकी उपस्थिति से बेखबर अब भी किसी अभेद्य दीवार सी खड़ी थी। अभी आप सुन रहे थे जयश्री रॉय जी की लिखी कहानी स्वप्न दंश। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।